नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। शिक्षण अधिगम की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे। और यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए और हमारे साथ तैयारी कीजिए। सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, DSSB और KVS की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे अवश्य जुड़िए। शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ। दोस्तों, शिक्षण विधियाँ और प्रविधियाँ पठन पाठन को आनंदमय एवं रुचिकर बनाते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है अध्ययन करना और विधि का अर्थ है तरीका अर्थात वह तरीके जिनका प्रयोग करते हुए शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, उन्हें शिक्षण विधियाँ कहते हैं। शिक्षण विधियों का संबंध विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से है, अर्थात शिक्षण विधियों के द्वारा हम विद्यार्थी को किस तरह से अध्ययन कराएं जिससे पाठ उसके समझ में अच्छे से आ जाए, इसीलिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पहले हम लोग प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक, ठीक है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां किन किन शिक्षा शास्त्री ने दी हैं, पहले हम सूक्ष्म रूप में उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। तो पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक बेकन ने दी है, जो कि फ्रांस के थे। तो आगमन विधि के प्रतिपादक हैं बेकन। दूसरी विधि है निगमन विधि। निगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। दोस्तों, निगमन विधि के प्रतिपादक हैं अरस्तु। तीसरी विधि है खेल विधि। खेल विधि के प्रतिपादक हैं कॉल्डवेल कुक। खेल विधि के प्रतिपादक हैं कॉल्डवेल कुक। प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि और संवाद विधि, इन तीनों ही विधियों के प्रतिपादक हैं सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समाधान विधि और संवाद विधि, तीनों ही विधियों के प्रतिपादक हैं सुकरात। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि अथवा प्रयोजना विधि। इस विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि अथवा प्रोजेक्ट विधि, इस विधि के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डेक्रोली। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डेक्रोली। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोवेल। वनेटिका विधि, वनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कॉर्लटन वॉशबर्न। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी, जो कि इटली की थीं। अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि अथवा अनुसंधान विधि कहिए, और अथवा इसे खोज विधि भी कहते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि अथवा खोज विधि के प्रतिपादक हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। गैरी विधि, गैरी विधि के प्रतिपादक हैं बर्ट। गैरी विधि के प्रतिपादक हैं बर्ट। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। अगली विधि है ब्रेल विधि। ब्रेल विधि के प्रतिपादक हैं लुइस ब्रेल। प्रयोजना विधि, दोस्तों पीछे पढ़ के आए हैं, प्रोजेक्ट विधि कहिए अथवा परियोजना विधि कहिए, इनके प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। बेसिक शिक्षा विधि, बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक हैं महात्मा गांधी। इन सभी विधियों को अभी हम विस्तृत रूप में भी पढ़ेंगे। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं गुडवार व स्केट्स। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक हैं गुडवार व स्केट्स। पर्यटन विधि, पर्यटन विधि के प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। और इतिहास विधि, इतिहास विधि के प्रतिपादक हैं टाइडमैन। इतिहास विधि के प्रतिपादक हैं टाइडमैन। अगली विधि है अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। ठीक है दोस्तों, अंतःदर्शन विधि के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट। अगली विधि है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं JL मोरेनो। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं JL मोरेनो। मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है,
यहाँ पर होगा सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। और अंतिम विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि। ये सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं एथेसन व रॉबर्ट बुश। सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं एथेसन व रॉबर्ट बुश। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी विधियां और इनके प्रतिपादक। अब चलते हैं एक एक विधि का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहली विधि है पाठशाला विधि। यह सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है जिसमें गुरु शिष्य के समीप शिक्षण कार्य करता था। इसमें छात्रों को नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था तथा यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी दोस्तों चोरी न करना, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करना होता था। पाठशाला विधि को व्यक्तिगत शिक्षण विधि भी कहा जाता है। पाठशाला विधि में संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। पुरुषार्थ चतुष्टय की शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों, पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनकी शिक्षा पाठशाला विधि में दी जाती है तथा जीवन के महत्व को समझाया जाता है। तो ये थी दोस्तों पाठशाला विधि। आपने देखा पाठशाला विधि की क्या क्या मुख्य बातें होती हैं। शिष्य गुरु के समीप रह करके अध्ययन अध्यापन करता है, नियमित दिनचर्या करता है, अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यह एक व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। यहाँ पर संस्कारों की शिक्षा दी जाती है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी शिक्षा प्रदान की जाती है और जीवन के महत्व को समझाया जाता है। ये थी आपकी पाठशाला विधि। पाठशाला विधि के बाद आई, दोस्तों, पाठशाला विधि सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसके बाद आती है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षक संपूर्ण पाठ को कुछ भागों में बांट लेता है तथा उसके पश्चात सभी भागों का वर्णन करता है। दोस्तों, कोई भी पाठ होता है तो शिक्षक उसके विभाग कर लेता है, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में इत्यादि तरह से बांट लेता है। यह विधि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हमारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है पूर्ण से अंश की ओर। दोस्तों, यहाँ पर अंत लिखा है, गलत मिसप्रिंट है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित है? तो दोस्तों ये होगी विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है दोस्तों, व्याकरण तथा कहानी शिक्षण करते समय इस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, व्याकरण जो है बच्चों को कठिन लगती है, इसी वजह से उसके कुछ विभाग कर लिए जाते हैं, विश्लेषण किया जाता है और कुछ भागों में बांट करके फिर पाठ को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चों को सरल लगता है। इसी तरह कहानी यदि बड़ी होती है तो उसको कुछ भागों में बांट करके बच्चों को अध्ययन कराया जाता है। इस विधि के द्वारा बड़े तथा जटिल विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा विषय को विस्तार पूर्वक समझाया जा सकता है। किसी भी विषय को धीरे धीरे कुछ भागों में विभक्त करके और विस्तार से एक एक चीज़ की व्याख्या करके समझाया जा सकता है। तो ये थी विश्लेषणात्मक विधि। अब आ जाती है दोस्तों संश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषण विधि में छोटे छोटे विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। संश्लेषण तथा विश्लेषण दोनों विधियां आपस में संबंध रखती हैं। संश्लेषण विधि में हम विषय को खंडों में विभाजित करके उस विषय का अध्ययन करते हैं, परंतु विश्लेषण विधि में विषय को खंडों में विभक्त करने के स्थान पर समन्वय किया जाता है। जैसे कोई पाठ है, उसको 4 भागों में जैसे बांटा है तो चारों को फिर धीरे धीरे एकत्रित किया जाता है। यह होती है विश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि में किसी भी पाठ को हम कुछ टुकड़ों में तोड़ करके खंडों में विभाजित करके फिर उसका अध्ययन कराया जाता है।
संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। दोस्तों यह याद रखने वाली बात है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि में प्रतिपादित है? तो वह है संश्लेषण विधि में। ठीक है दोस्तों, संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिनमें से संश्लेषणात्मक भी रहेगा, तो संश्लेषणात्मक विधि पर आप क्लिक कर देंगे। आइए आगे चलते हैं। अब आ जाती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक मौखिक एवं लिखित रूप से छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। शिक्षक सक्रिय रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है तथा छात्र शिक्षक की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ज़रूरत पड़ने पर संपूर्ण जानकारी लिखते भी हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है, लेकिन जो शिक्षक होता है वह क्या करता है? सक्रिय रहता है। व्याख्यान विधि में कथन प्रविधि, प्रवचन प्रविधि, चौक तथा वार्ता प्रविधि। दोस्तों जब शिक्षक व्याख्यान करता है तो किसी कथन को कहता है, किसी प्रवचन को करता है, ठीक है दोस्तों, वार्ता करता है। तो यही व्याख्यान विधि है जिसमें शिक्षक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र एवं शिक्षक का संबंध भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। यह विधि विषय की विस्तार पूर्वक व्याख्या हो पाती है, अर्थात इस विधि में किसी भी विषय की हम विस्तार पूर्वक व्याख्या कर सकते हैं। शिक्षक अच्छे उदाहरण देकर विषय को रोचक तथा प्रेरणादायक बना सकते हैं। व्याख्यान विधि के द्वारा विषय को कम समय में पढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी विषय को यदि कम समय में पढ़ाना हो तो हम उसका व्याख्यान कर देंगे तो वह सूक्ष्म रूप में हमें समझ में आ जाएगी। प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि। दोस्तों इसके प्रतिपादक हमने पढ़ा था किलपैट्रिक हैं। प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि आधुनिक विधि मानी जाती है। शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि का विकास हुआ है। इसके प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक हैं, जो जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। दोस्तों किलपैट्रिक जो थे वो जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक ने कहा है कि शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को समर्थ बना सके। दोस्तों ये कथन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है कि शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को समर्थ बना सके, तो यह कथन है किलपैट्रिक का। प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित होती है, अर्थात किसी भी कार्य को बच्चा अनुभव कर करके सीखता है। छात्रों के समाजीकरण पर प्रयोजना शिक्षण विधि या प्रोजेक्ट विधि विशेष बल देती है। सामाजिक विषयों के शिक्षण में इसे भली प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है। इस विधि से छात्रों को मौलिक चिंतन अर्थात नवीन चिंतन, क्रियाओं तथा अनुभव द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। अर्थात प्रोजेक्ट विधि में बच्चा अनुभव करके सीखता है, उसमें मौलिक चिंतन का विकास होता है। प्रोजेक्ट विधि में छात्र अधिक क्रियाशील रहता है और स्वयं अनुभव करके सीखता है। तो ये थी दोस्तों किलपैट्रिक की प्रयोजना विधि। अब आती है बेसिक शिक्षा विधि। बेसिक शिक्षा विधि को वर्धा योजना भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा तथा मध्य प्रदेश में विद्या मंदिर योजना सब इसी प्रकार की ही नामांतर हैं। बेसिक शिक्षा विधि के प्रतिपादक महात्मा गांधी हैं। आप सभी जानते भी होंगे कि बेसिक शिक्षा का जो प्रतिपादन किया वह महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी जी ने अनुभव किया कि प्रचलित शिक्षा प्रणाली हमारे देश की समस्याओं का निदान करने में असमर्थ है। उन्होंने एक ऐसी शिक्षा योजना का निर्माण किया जो देश के निर्धनता
साक्षर निरक्षरता, परतंत्रता और शिक्षा प्रणाली की नीरसता को मिटा डाले। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अवलंबन किया। दोस्तों, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जो प्रवर्तक थे वह थे हमारे महात्मा गांधी जी। इसको वर्धा योजना या विद्या मंदिर योजना भी कहा जाता है। इन्होंने 4 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को इस अपनी विधि में दिया। पहला था आत्मशिक्षण। आत्मशिक्षण यानी स्वयं सीखना, ठीक है। दूसरा दिया क्रिया द्वारा सीखना यानी करके सीखना। तीसरा था अव्ययिक शिक्षा अर्थात निःशुल्क शिक्षा, बिना व्यय वाली शिक्षा अर्थात निःशुल्क शिक्षा, और श्रम के प्रति आदर। यह 4 सिद्धांत इस बेसिक शिक्षा में महात्मा गांधी जी ने दिए। आत्मशिक्षण, क्रिया द्वारा सीखना, अव्ययिक यानी निःशुल्क शिक्षण, और आपका श्रम के प्रति आदर। आगे विधि है दोस्तों खेल विधि। खेल विधि का श्रेय श्री कार्डवेल कुक को है। कुक ने अपनी पुस्तक प्लेवे में इसकी उपयुक्तता अंग्रेजी पढ़ाने के संबंध में की है। खेल विधि में खेल के विषय में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। शीलर और हर्बर्ट का अतिरिक्त शिक्षा का सिद्धांत, लॉर्ड क्रिम्स का शक्तिवर्धन का सिद्धांत और कार्ल ग्रूस का भावी जीवन की तैयारी का सिद्धांत तथा यूनान के प्राचीन दार्शनिक अरस्तु का रेचन का सिद्धांत आदि खेल के प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। खेल को परिभाषित करते हुए यूलिक ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ प्ले में लिखा है, जो कार्यक्रम अपनी इच्छा से स्वतंत्र पूर्वक करें वही खेल है। दोस्तों, इस विधि में आपको बस यही याद रखना है कि खेल विधि के प्रवर्तक कार्डवेल कुक हैं और इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्लेवे में किया। आगमन विधि। आगमन विधि में अध्यापक विभिन्न उदाहरण देते हुए सिद्धांत अथवा संप्रत्यय का स्पष्टीकरण करता है और इस आधार पर निश्चित परिणाम निष्कर्षों की व्याख्या करता है। दोस्तों, आगमन विधि में क्या होता है, जो शिक्षक है पहले बच्चों को उदाहरण देता है, फिर नियमों को समझाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम समझाए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग व्याकरण शिक्षण में अधिक किया जाता है। व्याकरण सिखाने के समय बच्चे नियमों को याद नहीं कर पाते हैं, इसलिए अध्यापक पहले उदाहरण बताता है, फिर नियम बताता है। यही आगमन विधि है। आगमन विधि के जनक फ्रांसिस बेकन को माना जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि आगमन विधि के जनक फ्रांसिस बेकन हैं। आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म आदि शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह आप अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म शिक्षणों का इस सिद्धांत में प्रयोग किया जाता है। मूर्त से अमूर्त का तात्पर्य है कि मूर्त यानी जो दिखाई देने वाली वस्तु है उसे दिखा करके और जो नहीं दिखती है उसकी शिक्षा दी जाती है। विशेष से सामान्य की ओर बच्चों को सिखाया जाता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल यानी कोई दिखने वाली मोटी वस्तु, उसको दिखा करके किसी बहुत ही छोटी से ज्ञान की तरफ ले जाया जाता है। स्थूल ज्ञान दे करके सूक्ष्म ज्ञान की ओर ले जाना ही इस विधि में आता है, आगमन विधि के अंतर्गत। अब आ जाती है निगमन विधि। दोस्तों, आगमन विधि की बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टी विधि निगमन विधि है। आगमन विधि में हम अध्यापक उदाहरण दे करके नियम बताता था, लेकिन निगमन विधि में अध्यापक पहले नियम बताता है, फिर उदाहरण को बताता है। निगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। निगमन विधि में अध्यापक पहले संप्रत्यय अथवा सिद्धांत बताता है अथवा नियम बताता है, फिर उससे संबंधित उदाहरण और दृष्टांत के सहारे उसकी व्याख्या करता है। निगमन विधि आगमन विधि के विपरीत है। निगमन विधि में शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह थी निगमन विधि। अब है आपकी हर्बर्ट विधि। दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, ये पूछी भी गई है, रीट के एग्जाम में मैंने देखी थी, ये प्रश्न आया हुआ है हर्बर्ट विधि से। हर्बर्ट विधि के संबंध में यह धारणा है कि
समस्त ज्ञान बाहर से शिक्षार्थी को दिया जाता है और वह ज्ञान संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर दिया जाए तो शिक्षार्थी को सीखने में सुगमता होती है। हर्बर्ट कहते हैं कि नवीन ज्ञान को विद्यार्थी को जो पूर्व ज्ञान है उस ज्ञान से जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को देना चाहिए। सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्क संगत प्रस्तुत करना चाहिए। जब बालक को हम सिखा रहे हों तो किसी भी चीज़ को सिखाते समय बालक को तर्क संगत बातें ज़रूर बतानी चाहिए। जैसे एक पेन है तो ये पेन के विषय में बहुत सारी तर्कसंगत बातें बतानी चाहिए। ये पेन कहाँ से आया, किस चीज़ से बना है, तो बच्चों का क्या होता है, एक मौलिक चिंतन का भी विकास होता है। परिस्थितियों में इकाइयों को तर्क संगत प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इकाई की प्रक्रियाओं को एक क्रम में संपादित करना चाहिए। दोस्तों, हम किसी पाठ को जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो किस इकाइयों में पढ़ाते हैं, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तो जो इकाइयां हम पढ़ा रहे हैं उनको क्रमबद्ध रूप से पढ़ाना चाहिए, जिससे निष्क्रम होने के कारण बच्चों को माइंड में थोड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ता है, जिससे बच्चों को समझने में फिर परेशानी होती है। इसके लिए हर्बर्ट ने 5 सोपानों को दिया है। इन सोपानों को पंचपदी भी कहा जाता है। दोस्तों, हर्बर्ट ने अपनी विधि में, हर्बर्ट के जो विधि है इसमें इन्होंने 5 सोपान बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पांचों सोपान सुपर टेट में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हर्बर्ट विधि में पंचपदी, तो ये पंचपदी आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखनी है। पहले आती है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद होती है, देखो यहाँ पर दोस्तों व्यवस्था नहीं है, व्याख्या है। तो पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद होता है प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद होती है व्याख्या, व्याख्या के बाद होती है तुलना, और तुलना के बाद होता है मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, किसी भी पाठ को पढ़ाएंगे तो हम उसको पहले प्रस्तावना बताएंगे कि इस पाठ के अंतर्गत क्या है, फिर प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण यानी फिर उस पाठ को बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उस पाठ की व्याख्या करेंगे, व्याख्या करने के बाद तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा इस पाठ को कितना सीखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हर्बर्ट की पंचपदी थी। अब आ गई मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के जन्मदाता मारिया मॉन्टेसरी हैं। ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि मॉन्टेसरी विधि की जो जन्मदाता हैं मारिया मॉन्टेसरी हैं। मारिया मॉन्टेसरी इटली की हैं। इन्होंने अपनी विधि में इस बात पर अधिक बल दिया है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। अर्थात इन्होंने कहा है कि छात्रों को जो भी पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाई का उद्देश्य छात्रों को अवश्य पता होना चाहिए। शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को प्रधानता दी जानी चाहिए। अर्थात बच्चा किस तरह से पाठ को सीखेगा इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, न कि शिक्षक किस तरह से बच्चे को सिखा रहा है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार बच्चे को शिक्षण और शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को प्रधानता दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। मॉन्टेसरी विधि के शिक्षण के चक्रीय योजना के प्रारूप में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। दोस्तों, जिस तरह से हर्बर्ट की योजना में पंचपदी है, इसी तरह मारिया मॉन्टेसरी की जो मॉन्टेसरी विधि है इसमें भी पंचपदी है। पहली है योजना बनाना। सबसे पहले अध्यापक योजना बनाएगा, योजना बनाने के बाद प्रस्तुतिकरण करेगा। जो भी योजना बनाई है उस योजना का प्रस्तुतिकरण करेगा, फिर परिपाक करेगा, फिर व्यवस्था बनाएगा और फिर उसका वर्णन करेगा। ये पंचपदी है। ये भी आप दोस्तों क्रमबद्ध रूप से याद रखेंगे। देखिए, कुछ डिफरेंस बताए हैं। मॉरिसन के इन सोपानों का उपयोग बोध, देखो दोस्तों, मॉरिसन नहीं है, मारिया मॉन्टेसरी है। मारिया मॉन्टेसरी के इन सोपानों का उपयोग बोध स्तर के शिक्षण के लिए किया जाता है, जबकि हर्बर्ट के 5 पदों का उपयोग स्मृति स्तर पर किया जाता है।
ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि जो मारिया मॉन्टेसरी के जो सोपान हैं 5, ये बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं, और जो हार्वर्ड की पंचपदी है वे स्मृति स्तर पर प्रयोग की जाती है। अब आ गया मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि का प्रतिपादन B.S. ब्लूम ने दिया है। मूल्यांकन विधि किसने दी है? B.S. ब्लूम ने। इसमें शिक्षण तथा परीक्षण उद्देश्य केंद्रित होता है। शिक्षण के लिए आयोजित सभी शिक्षकों की क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए, अर्थात शिक्षक जो भी किसी पाठ को पढ़ाएगा उसका उद्देश्य क्या है यह स्पष्ट होना आवश्यक है। मूल्यांकन विधि का अर्थ विद्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन करना तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन विधि का अर्थ दोस्तों यही है कि बच्चों ने जितना भी अध्ययन किया है उसकी जांच करना, बच्चे को सीखने में किस जगह पर कठिनाई हो रही है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, कहाँ उसकी समस्या आ रही है, उन समस्याओं को जान करके निदान करना, यही मूल्यांकन विधि का अर्थ है। तो दोस्तों हमने ये सभी शिक्षण विधियां देख ली जो कि बहुत ही मुख्य हैं एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। 1 से 2 बार वीडियो अवश्य देखना जो कि आपको बहुत ही काम देगी आपके एग्ज़ाम में बैठने पर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारी जहाँ भी त्रुटियाँ हों आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।